अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाव से। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और आज चूँकि जुम्मे का दिन है तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आज के दिन का इंतखाब किया गया इस हवाले से कि आप खुसूसी तौर पर एहतमाम करें जुम्मे की नमाज़ का, और आज के दिन को भरपूर तरीके से कैश करने की कोशिश करें, इस लिहाज से भी कि पूरा हफ्ता जिसमें जो काम आपने जिस तरह से करने थे अगर वो हो गए हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं हुए तो वीकेंड से पहले प्लान करें और कोशिश करें कि भरपूर तरीके से अगर आपको एक भी छुट्टी मिलती है, अगर आपके वर्क सर्कल में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एक छुट्टी भी है तो आजकल हर दूसरे और तीसरे बंदे को ब्रेक चाहिए होती है। तो ये जो एक दिन की आपको ब्रेक मिलती है इसे भरपूर तरीके से कैश करने की कोशिश करें और जो ज़िंदगी आपकी चल रही है उस पर इतने पूरे दमादी से आगे बढ़ने की कोशिश करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमने आज के पूरे रनडाउन में आपसे क्या क्या चीज़ें शेयर करनी है उसे हम कहते हैं टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। टॉप स्टोरीज में हमारे पास वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली हरमीत जो है आपको पता है पिछले कुछ दिन से हमारे साथ नहीं है और वो निजी मसरूफियत की बिना पर हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आएंगे तो यकीनन प्रोग्राम को हम उनके साथ ही आगे बढ़ाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी में आपको पता है कि अक्सर वक्त हमें जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं और हमें जो उनका फीडबैक आ रहा होता है उसके लिए भी गाइस थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में आगे बढ़ने हमने और एडिटोरियल ऑफ प्रोग्राम को शामिल करेंगे जो कि एक ऐसी खबर है जिसने तहलका मचा दिया ताजिर बरादरी में। खासतौर पर ताजिर बरादरी इस खबर की है, लेकिन मुल्की हालात को मद्देनजर रखते हुए, मुआशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये खबर जो है वो अब कोशिश की जा रही है कि 1 अक्टूबर से लेकर ऑनवर्ड फरवरी तक जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम किया जाए। अब खबर क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। कहा यह जा रहा है कि सरकारी दफातर हों या सरकारी इमारात हों या दुकानें हों, मार्केट्स हों, उन तमाम को मगरिब के टाइम बंद करने की इंस्ट्रक्शन दी गई है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न आप जानते हुए ये कि बिजली जो है उसको बचाने के लिए और एनर्जी क्राइसिस को कवर करने के लिए ये इनिशिएटिव हुकूमत की जानिब से लिया जा रहा है। उसके अलावा आपको पता है कि आर्मी चीफ से बिजनेस टाइकॉन और बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद में जब मुलाकात हुई उसके बाद अगर हम बात करें चीनी की, गंदम की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की, तो इस पर बड़ा क्रैकडाउन और ब्लैक मार्केट को कवर करने के लिए अब खातिर खा इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत का दावा यह है कि अगर हम बात करें डॉलर की स्मगलिंग की, बात करें गंदम चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ इस क्रैकडाउन का जो बाकायदा आगाज़ हुआ उसकी कार्रवाई जो है वो हमने देखा कि इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में हर जगह बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है। और अगर बात करें गैर कानूनी कनेक्शंस की, जो बिजली चोरी की मैं अगर इस कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो इस पर अब तमाम कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक्टिव दिखाई देते हैं। तो आज की टॉप स्टोरीज में इसको हम डिटेल में शामिल करेंगे कि जो प्लान दिया गया है हुकूमत की जानिब से कि मगरिब के बाद कोई मार्केट, कोई दुकान नहीं खुली होगी। रेस्टोरेंट में आते हैं या नहीं आते, जो कारोबारी अफराद हैं वो इस तरह से क्या रिएक्ट कर रहे हैं, ताजिर बरादरी के क्या रिएक्शन आ रहे हैं, इसको भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे। एडिटोरियल के बाद हम शामिल करते हैं आपका और मेरा फेवरेट सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। उसमें कौन कौन सा डोज होगा और कहाँ से होगा ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगा, ये भी आपको बताएंगे। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। हमने आपसे एक ऐसे कम उम्र तरीन कोहे पहमा से आपकी मुलाकात करानी है। वैसे पाकिस्तान के पास ये क्रेडिट है कि अगर हम लड़कियों की बात करें या लड़कों की बात करें और माउंट एवरेस्ट की बात करें या K2 की बात करें, दुनिया की 7 से 8 बड़ी चोटियों की बात करें, तो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे कोहे पहमा जो ये क्रेडिट अपने सर समेत पाकिस्तान का भी सर फ़ख्र से बुलंद कर चुके हैं। लेकिन कम उम्र तरीन जो है किस तरह से अपने अब्बा के साथ उन्होंने इस्लामिक का आगाज़ किया, उनकी जर्नी कैसी रही और उसके बाद ये क्रेडिट लेकर आज वो गुड मॉर्निंग पब्लिक के होंगे गेस्ट, तो उनको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और उनसे आपकी चिट चैट और बातचीत कराएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और ये मसला यकीनन बहुत बड़ा मसला है। कौमें जो हैं, वैसे अगर आपको पता है एक ज़माने में कहा जाता था कि तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको चीन भी जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। बहुत पुरानी बात है ये, लेकिन बज़ाहिर उस वक्त चीन इस तरह से तो बिल्डअप और डेवलप नहीं था जिस तरह से आज है। तो उस वक्त ये एग्जाम्पल क्यों कोट की गई? सिर्फ इसलिए कि इस बात का करने का मकसद ये था कि चीन जाना पड़े से मुराद है कि अगर आपको दूर दराज का सफ़र करके भी तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़े तो आपको जाना चाहिए। मतलब सफ़र जो है वो रुकावट नहीं होनी चाहिए। तालीम हासिल करने के लिए कभी भी कहीं भी अगर आपको बहुत सारी मुश्किलात, रुकावटें बेर करके जाना पड़े तो दूर दराज का सफ़र करें, लेकिन तालीम जैसे ज़ेवर से आरास्ता होने के लिए कोई भी रुकावट जो है उसको अपने आगे ना आने दें। तो बेसिकली आज के ज़माने में अगर हम तालीम की बात करें, कौमें जो है वो तरक्की सिर्फ एक सूरत में कर सकती हैं जब अपनी नौजवान नस्ल को हम तालीम याफ्ता बनाने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल लिटरेसी डे की,
मतलब शरह ख्वानदगी अगर हम पाकिस्तान में इसकी बात करें तो सिर्फ 59.13% है ख्वानदगी की। ख़वातीन मर्द हज़रात को हम इसमें अभी हम इसकी क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहे। ओवरऑल अगर देखें तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर लिटरेसी की डेफिनेशन ये है कि जो अपने साइन कर सके, जो अपना नाम लिख सके, हम उसे भी ख्वानदगी में कंसीडर करते हैं। तो अभी हम उस क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहे कि प्रॉपर एक पढ़ा लिखा, प्रॉपर डिग्री होल्डर और वो तमाम बच्चे जो कि पढ़ाई नहीं कर पाते अपने वसाइल की वजह से, या बहुत सारी ऐसी वजूहात जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, उनकी तादाद कितनी बड़ी है। तो ये लिटरेसी डे जो है वो आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो इस पर कुछ हम बात करेंगे, कुछ कोशिश करेंगे टेक्निकलिटीज़ पे बात करें, कोई प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशंस की भी जो है ना वो आज के प्रोग्राम में बात की जाए। तो लिटरेसी डे को हम आज सेलिब्रेट भी करेंगे और इस पर डिटेल एक सेगमेंट भी है जो कि गुड मॉर्निंग पब्लिक का हिस्सा है, तो उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने इसके अलावा बात करनी है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट एशिया कप, जिसकी तैयारी ज़ोरों शोर से जारी है। पाकिस्तान में होने वाले तमाम मैचेस जो हैं वो आपने देखे, जो टीमें पाकिस्तान तशरीफ़ लाई। मुल्तान से बाकायदा तौर पर एशिया कप का बड़ा ज़ोर से आगाज़ किया गया और ये पुरजोर आगाज़ जो हमने देखा बाकायदा तौर पर ना सिर्फ मुल्तान से आगाज़ हुआ, बल्कि आपको पता है कि एशिया कप चूँकि इस दफ़ा पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और एक हाइब्रिड लॉन्च जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत लॉन्च किया गया इस पूरे एशिया कप को। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आ सका क्रिकेट खेलने के लिए, और इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए कुछ श्रीलंका में, कुछ कोलंबो में और इसके अलावा मुख्तलिफ स्टेट्स और सिटीज़ में जो हैं वो एशिया कप को ऑर्गेनाइज़ किया गया। लाहौर में आखिरी मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम ने आपने देखा, जो कि एशिया कप का पाकिस्तान में आखिरी मैच था। अब श्रीलंका कोलंबो के हालात ये हैं कि वहाँ की फ्लड की सी सिचुएशन और बारिश की अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन जो है उसको मलूज़े खातिर रखे हुए वेन्यू एक के बाद एक चेंज किए जा रहे हैं। तो अब आने वाले मैचेस जो हैं वो कितने डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिजनेस कितना डिस्टर्ब हो रहा है, शायकीन क्रिकेट कितने मायूस हो रहे हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हमने लास्टली बात करनी है, जो कि हमारे प्रोग्राम का लास्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं टॉप स्टोरीज पे। सबसे पहले एडिटोरियल की। हम जब एडिटोरियल की बात करते हैं तो कल इस्लामाबाद से एक अहम खबर आ रही है। सदर पाकिस्तान का 5 साल का ये टेन्योर जो है वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन 5 साल का ये टेन्योर मुकम्मल होने के बाद भी अब उनसे ये पूछा गया है कि क्या अगले सदर के मुंतखब होने तक आप ही फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो उनकी जानिब से जो है वो रजामंदी का इजहार किया गया है। आज ये टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो ऐवान सदर में ही रहेंगे, अपने फ़राइज़ जो हैं उस तरह से बखूबी जिस तरह से पहले अदा कर रहे थे वैसे ही करेंगे। और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की तो बात करें तो कल वो मौजूद थे लाहौर में उन्होंने दाता दरबार का जो है वो बाकायदा विज़िट किया, क्योंकि कल दाता दरबार के उर्स के मुताबिक उनकी 3 रोज़ा तकरीबात का कल आखिरी रोज़ था। तो हमने उनको दाता दरबार में देखा और लाहौर का बखूबी उन्होंने विज़िट किया, बहुत से लोगों से मुलाकातें की। उसके बाद वो इस्लामाबाद रवाना होगी और आज उनकी ये मियाद जो है वो ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस तरह से आगे देखने में आ रहा है कि अगले सदर के मुंतखब होने तक वो तमाम तर काम जो हैं ऐवान सदर के उस तरह से जारी रखेंगे। कल बहुत सी अहम मीटिंग्स भी उन्होंने की, जिसका भी जिक्र आज के प्रोग्राम में हम कर रहे हैं। और इसके अलावा एडिटोरियल में एक और चीज़, अगर हम इस्लामाबाद की इस खबर के बाद की बात करें तो जिसका मैंने आगाज़ में जिक्र किया कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि चारों सूबों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए खातिर खा इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। मगरिब के बाद गालिबन ये 7 से 7:30 बजे का टाइम बनता है, जिसके बाद आपके कोई मार्केट, कोई रेस्टोरेंट और बाकायदा जिस चीज़ को जिन ऐसे एरियाज़ को फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, फॉर एग्जांपल अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें, मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी में रखा जाएगा, लेकिन दुकानें, मार्केट, खा वो तंबाकू शॉप हो, खा वो आपकी ग्रॉसरी शॉप हो, आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हों, या आपकी ऐसी मार्केट जो कि लोकल मार्केट कहलाती है लाहौर की, वो तमाम जो है एनर्जी क्राइसिस को कवर करने के लिए और जो बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, और इस हमने देखा कि पूरे पाकिस्तान में बिजली के बिल्स को लेकर जो एहतजाज हुए हैं, इन क्राइसिस को कवर करने के लिए और उसके बाद फिर गैर कानूनी जितने भी कनेक्शंस हैं उनको पकड़ने के लिए बाकायदा क्रैकडाउन का जो आगाज़ किया गया है, इस सारे के लिए स्ट्रैटेजी जो हम लॉन्च कर रहे हैं बेसिकली वो हम ऑनवर्ड लेके चलेंगे इस सारी सिचुएशन को 1 अक्टूबर से लेके 15 फरवरी तक। तो ये चीज़ें इस तरह से ही हमें आगे कैरी ऑन करनी पड़ेंगी। तो अभी कॉपरेशन कहाँ से आ रही है, ताजिर बरादरी इस चीज़ के फेवर में ऑब्वियसली नहीं है, तो उनकी जानिब से क्या इनिशिएटिव और क्या लिया जाएगा ये भी देखना बाकी है। खैर इस मौक़िफ़ को भी प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। तो ये तजवीज़ जो है बाकायदा पेश कर दी गई है और मुल्क भर में दुकानें और कारोबार करने वाले जो तमाम अफराद हैं वो मुख्तलिफ रिएक्शंस दे रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में। सो वी आर डन विद आवर टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। हमने डेली डोज को शामिल कर दिया। क्विक ब्रेक के बाद तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो पीपल आर ऑलवेज एक्साइटेड फॉर दिस सेगमेंट जिसे हम कहते हैं डेली डोज। सो आए बात कर लेते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक के आज के डोज के हवाले से। सो फ्राइडे का डेली डोज जो है उसमें हम सबसे पहले खबर आपको देंगे। पहला डोज जो है वो काफ़ी महंगा, भारी और काफ़ी समथिंग लाइक वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैं अगर बात करूं मलिका बरतानिया की, तो उनका शाहान प्रोटोकॉल, उनकी ज़िंदगी में जो आपने देखा अब उनकी वफ़ात के बाद, चूँकि उनकी बरसी जो है वो मनाई जा रही है, तो मलिका बरतानिया की बरसी पर हज़ारों हीरो से जड़ा हुआ ये सोने का सिक्का, हज़ारों हीरो से जड़ा हुआ ये सोने का सिक्का, जिस पर कहा यह जा रहा है कि कम से कम 6426 हीरे जड़े गए हैं। अच्छा, ये आपको लग रहा होगा अभी पिक्चर में पता नहीं वो जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, लेकिन ये बास्केटबॉल साइज़ का एक सिक्का है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बेसिकली बरतानिया राज में, आपने इसका बहुत नाम सुना होगा। हम अगर अपनी बात करें तो हमने किताबों में बहुत पढ़ा है, मुआशरत उलूम की किताबें हों, या अगर बचपन में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रोल बरतानिया राज में पढ़ा है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बेसिकली वो कंपनी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसके नाम को यूज़ करने का जो है वो इजाज़तनामा कह सकते हैं वो लिया गया है संजय मेहता नामी शख्स, जो कि एक डिज़ाइनर है। उन्होंने ये नाम जो है वो उसको कॉपीराइट के थ्रू बाय कर लिया है। अब जनाब उन्होंने ये डिज़ाइन किया, और खाली उन्होंने नहीं, 7 से 8 ऐसे डिज़ाइनर जिनका ताल्लुक भारत से भी है और बरतानिया से भी है, उन्होंने मिल के क्या खूबसूरत तरीके से जो है वो मलिका बरतानिया की बरसी के मौका पर ये हज़ारों हीरो से जड़ा हुआ 3 किलोग्राम वज़नी सोने का सिक्का तैयार कर लिया है। अच्छा, मैं इसकी आपको कीमत बता देती हूँ। कीमत जो है इसकी $2,30,00,000 है। अब एक काम करें, कैलकुलेटर निकालें और उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो लेट मी चले मैं आपको बता देती हूँ। ये पाकिस्तानी रुपयों में 7 अरब से ज़ायद की रकम बनती है। और आपको पता है कि ऑब्वियसली अगर हम उनके प्रोटोकॉल्स की बात करें, उनके शाहान लाइफस्टाइल की बात करें, और उनके मरने के बाद भी जिस तरह से उनकी बरसी के मौका पर ऑब्वियसली ये बांटे तो नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ अहम ऐसी पर्सनैलिटीज़ उनको तोहफे के तौर पर दिए जाएंगे। और 1, 2, 3 नहीं, बल्कि अगर आप देख रहे हैं जो पिक्चर्स में आपको नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ एंगल से बनाए गए हैं। मतलब कुछ सिक्के ऐसे हैं जिस पर आपको मलिका बरतानिया की पिक्चर नजर आ रही है, कुछ ऐसे जिसके ऊपर सिर्फ डिज़ाइन नजर आ रहा है, कुछ ऐसे जिसके ऊपर सिर्फ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, और कुछ ऐसे जिसके ऊपर सिर्फ डिज़ाइन के थ्रू या तो आप हीरे देख रहे हैं या सोना देख रहे हैं। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली इसकी वज़न की बात करें तो आपको पता है कि अगर हम 3 किलोग्राम वज़न की बात करते हैं तो ये सिक्का अब आपको शायद अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा जब आपको वो पिक्चर नजर आ रही है इसमें हाथ में पकड़ा गया है। तो ये आपको, ये आम सिक्का जिस साइज़ का होता है ये उस साइज़ का नहीं है। ये सिक्का जो है ये बास्केटबॉल साइज़ का है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये डिज़ाइंड वाला है, जिसमें सेंटर में जो है वो गोल्ड और साइड पे हीरे जड़े हैं। ये सिक्का जो आपको नज़र आ रहा है इसमें सेंटर में जो मलिका एलिज़ाबेथ है उनके पिक्चर बनी हुई है जो कि गोल्ड है। और ये जो आप देख रहे हैं जनाब, इसमें वो खड़ी हुई है विद देयर गाउन, विद देयर क्राउन, और इसका नाम जो है वो रखा गया है दी क्राउन, मतलब इसका सिक्के का नाम भी दी क्राउन रखा गया। तो जनाब बरसी के मौका पर वाकई एक बार फिर से दुनिया हिल गई है उनका ये जेस्चर देख के, और ऑब्वियसली वो ये डिज़र्व भी करती हैं जिस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। तो अब मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को तोहफे के तौर पर ये खूबसूरत सिक्का जो है वो दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर हमने जो आपको देनी है, होना तो वैसे ये हर जगह चाहिए, लेकिन चलिए जहाँ पे हो रहा है वहाँ से हम आपको बता देते हैं। यूनान का एक ऐसा जजीरा जहाँ पर गाड़ियों पर मुकम्मल पाबंदी है। मतलब अगर आप देखें वहाँ सिर्फ फायर ब्रिगेड या फायर ब्रिगेड के अलावा एम्बुलेंस, ये 2 गाड़ियाँ जो हैं ऑब्वियसली क्विक रिस्पांस देना होता है आपको किसी भी ऐसी नागहानी सूरत हाल में या किसी इमरजेंसी में, तो सिर्फ एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड, ये 2 गाड़ियाँ जो कि अलाउ हैं। ऐसा खूबसूरत जजीरा जहाँ पर आपको पता है आप जब इसमें एंटर होते हैं तो आपको हर गली कूचे पे ना आपको या तो घोड़ा नज़र आएगा या गधा नज़र आएगा या म्यूल जिसे खच्चर कहते हैं वो आपको नज़र आएगा। और ये जो है आपने अगर ट्रैवल करना है, वो सारे टूरिस्ट हैं या वहाँ के लोकल बाशिंदे हैं या वहाँ पर लोकल काम करने वाले हैं, जॉब पे जाने वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, तमाम लोगों के लिए एक ही ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है और वो है ये घोड़े जो आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर भी ये जजीरा सिर्फ इसलिए है, और लोग, और ख़ासतौर पे अगर हम टूरिस्ट की बात करें तो बड़ी तादाद में यहाँ पे जाते हैं बिकॉज इसकी खूबसूरती की वजह से। जब ट्रैफिक नहीं होगी तो पोल्यूशन नहीं होगी, पोल्यूशन नहीं होगी तो एयर पोल्यूशन नहीं होगी, और जब ट्रैफिक नहीं होगी तो नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होगी। तो एक ऐसा जजीरा, जस्ट इमेजिन, जहाँ पे आप जा रहे हो और आपको कोई ट्रैफिक और कोई ट्रैफिक सिग्नल, कोई रोड इस तरह से ट्रैफिक से भरी हुई नज़र नहीं आ रही, तो आप वहाँ जाके कैसा महसूस करेंगे? मैं आपको बताती हूँ, इमेजनरी महसूस करेंगे, जो कि आप सिर्फ सोच सकते हो कि हर गली इतनी खूबसूरत है, इतने अच्छे पेंट्स हुए हुए हैं, रोड्स कितनी साफ़ है, जब ट्रैफिक नहीं है, टायर्स नहीं है गाड़ी की और गाड़ी पेट्रोल पम्प्स नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली एक बिल्कुल क्लीन और एक ऐसा एम्बियंस मिलेगा जो आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। बट गाइज दिस इज़ रियल। अगर आप यूनान विज़िट करने को प्लान कर रहे हैं तो आपने इस जजीरे को ज़रूर विज़िट करना है। दिस समथिंग लाइक अनरियल, जो कि आपको देखकर बहुत मज़ा आएगा।
सो जनाब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर हमने आपको बेसिकली देनी है एक ऐसी एक अगेन जजीरा ही दिखा रहे हैं आज हमको। मतलब हमारी कोशिश ये है कि आगे जो समर्स आपने गुजार ली हैं और आगे जो वेकेशंस आएंगी तो अपकमिंग वेकेशंस जो हैं वो आपने कहाँ की प्लान करनी है। अगर आप इंटरनेशनल टूर प्लान कर रहे हैं तो इटली का ऐसा एक जजीरा मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि एरियल व्यू में आपको दिखा रही हूँ। दिस सीम्स टू बी लाइक अ डॉल्फिन। यस, अगर वैसे आपको पता है नॉर्मली हमें बहुत खूबसूरत लगता है समंदर में जब डॉल्फिन नॉर्मली आप देखते हैं तो सिर्फ उनका एक कर्व जो है वो सतह समंदर पे आपको नज़र आ रहा होता है और वो बहुत अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये एक जजीरा जो है, अगर मैं अब आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि बिल्कुल ये डॉल्फिन की तरह का एक जजीरा है जो कि डॉल्फिन की लुक दे रहा है। और अगर आप पूरा इसको देखें तो आप मतलब अगर सतह समंदर की बात करें तो सिर्फ डॉल्फिन के एक कर्व की तरह है, लेकिन अगर हम इसको नक्शे पे देखें या हम इसको एरियल व्यू के थ्रू देखें तो बाकायदा तौर पर डॉल्फिन की टेल, डॉल्फिन की बॉडी, डॉल्फिन का हेड और ये खूबसूरत जो उसका कर्व है वो आपको इस जजीरे के तौर पर नजर आएगा। अच्छा, अगर पूरी दुनिया की हम बात करें तो ऑब्वियसली जो टूरिस्ट होते हैं वो इस तरह की डेस्टिनेशन जो है वो हमेशा डिग आउट करके लेके आते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि हम अगर विजिट करने जा रहे हैं तो हम दुनिया के ऐसे मकामात देखें जो उनके मशहूर होने की वजह है। तो अगर हम इस जजीरे की बात करें जो कि इटली में मौजूद है तो बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग सिर्फ इसलिए आते हैं और ख़ासतौर पर लोगों की कोशिश ये होती है कि इसको ज़मीनी विजिट करने की बजाय इसका एरियल विजिट किया जाए। और वहाँ की जो इंतज़ामिया है, इटली की इंतज़ामिया ख़ासतौर पर जो टूरिस्ट कंपनीज़ हैं या वहाँ पर जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका इंतज़ाम भी किया हुआ है कि अगर आपने आना है तो वो आपको एरियल व्यू के थ्रू भी इसका विजिट करा सकते हैं। लेकिन अगर हम ऑन ग्राउंड बात करें तो इस जजीरे को भी बड़े खूबसूरत तरीके से रखा गया और कोशिश की गई है कि इसको टूरिस्ट के लिए डेवलप भी किया जाए। तो वहाँ पर भी बाकायदा डेवलपमेंट जो है वो अच्छी, अगर आप इसको ऑन साइट विजिट करना चाहते हैं तब भी और अगर एरियल व्यू विजिट करना चाहते हैं तब भी इटली का ये जजीरा का देखने से जो है वो निस्बत रखते हैं। तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा इसको विज़िट करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है वो है शौक। और शौक जो है उसके लिए एक ऐसी टिपिकल लाइन बोली जाती है जो कि हमेशा बोली जाती है कि शौक का कोई मोल नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अपना शौक पूरा करने के लिए कुछ भी करते हैं। मतलब कुछ भी से मुराद है कुछ भी। अब ये एक अमरीकी शख्स है। अच्छा, इससे ज़्यादा ऐसी खबरें आपको पता है अमेरिका से ही आती हैं, लेकिन ओबियसली वहाँ के लोग अच्छा सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिन रात तगोदो करते हैं और उसके बाद जब उनकी ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब हो जाती है, मतलब बुढ़ापे की अगर हम बात करें, तो वो अपने सारे शौक़ पूरे करने के लिए हर वो कोशिश करते हैं जो कि उन्होंने बड़े होकर सोचा होता है कि भाई हम छोटे हैं तो ये ख्वाब है, बड़े हो जाएंगे तो मेहनत करेंगे और फिर पैसे कमा लेंगे तो बुढ़ापे में हमने ये लाइफस्टाइल और ये ज़िंदगी है जिसको हमने पाने की कोशिश करनी है। अमरीकी शख्स है जिसने हवाई जहाज़ को अपने घर में बदल दिया है। अब हवाई जहाज़ को घर में बदलना इज़ नॉट एज ईजी एज पायर। मतलब मैं अगर बात करूँ तो एक हवाई जहाज़ को ख़रीदना वो एक टास्क है, और उसके अलावा लीगल अगर मैं बात करूँ तो लीगल पर्सपेक्टिव में आपने परमिशन लेनी है और फिर इस जहाज़ को आपने रखना कहाँ है। मतलब अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक रनवे होता है, वहाँ पर बाकायदा जगह होती है, मेंटेनेंस के लिए बहुत सारी पूरा एक स्टाफ होता है, पूरा एक क्रू होता है जो इसकी मेंटेनेंस को देखता है। लेकिन यहाँ पर ये शख्स जब बहुत शदीद जवान था तब इसने ये सोचा कि मुझे ये ख्वाब है और मैंने इस ख्वाब को पूरा करना है। उस वक्त तो खैर इस प्लेन को एक तो ख़रीदने के लिए, ऊपर से इस प्लेन को जहाँ पे प्लेस करना है उस रखने की जगह के लिए बहुत तगद और मेहनत करनी पड़ी। लेकिन बाद में जनाब दोनों चीज़ें मुकम्मल हो गई, लेकिन जब उसने होना था वो तभी हुई। मतलब सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद जंगल में इन्होंने पहले ली एक जगह और वो करोड़ों की ली, और वो जगह लेने के बाद इन्होंने बाकायदा तौर पर इस पूरे प्लेन को खाली किया, और ख़ाली करने के बाद अब जो मैं आपको इनसाइड व्यू दिखा रही हूँ वो बाकायदा तौर पर प्लेन का अंदर का व्यू है। मतलब अगर हम वॉशरूम्स की बात करें, किचन की बात करें, और अगर ये मैं जो आपको बीच में प्रोसेस दिखा रही हूँ तो इस प्लेन को घर में तब्दील करने का ही पूरा प्रोसेस है जिसमें उनको कई साल लगे हैं। ये आपको अंदर का किचन दिखा रहे हैं हम जो कि प्लेन के अंदर है, अंदर बेडरूम, अंदर वॉशरूम, अंदर लॉन्च, टीवी लॉन्च और उसके अलावा रूफ़। ये सब कुछ उन्होंने बड़ी ज़िंदगी में तगद और मेहनत करने के बाद जवानी से लेके अब वो जिस एज में है अब तक उन्होंने इस ख्वाब को फाइनली पूरा कर लिया है। तो इट्स मीन कि आपको ख्वाब देखने चाहिए, लेटर और सूनर ख्वाब आपके पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी से उसके पीछे लगे रहना होता है, बस ये शर्त है और कोई शर्त नहीं है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर हमने आपको देनी है, अगला डोज जो है हम आपको देने जा रहे हैं फ़ैशन के बढ़ते हुए नित नए और अनोखे पता नहीं किस तरह के हम फ़ैशन देखते हैं। अच्छा, ख़वातीन की और आजकल मर्द हज़रात की भी कोशिश ये होती है कि फ़ैशन तो सब करते हैं, लेकिन हम कुछ ऐसा फ़ैशन करें जो सबसे मुनफरिद हो और जिसमें लोगों की नज़र जो है वो रुक जाए, और सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें और ऐसे फ़ैशन जो है वो आपको दिखाई देते हैं। इंडियंस ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ इस तरह का फ़ैशन करते हैं, खैर उनको प्रोग्राम में किसी और दिन शामिल करेंगे। अभी आपको खबर देती हूँ कि फ़ैशन ब्रांड ने कीबोर्ड जैसी एक जैकेट जो है वो बना ली है।
अब अच्छा, जैकेट जो है वो कीबोर्ड जैसी नहीं बनाई, कीबोर्ड के जो आप देखते हैं मुख्तलिफ डिजिट्स और मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो है, इसको इस जैकेट में नस्ब किया गया है। और अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो बचपन में ये एक बहुत मुश्किल काम था कि कीबोर्ड का शिफ्ट कहाँ है, कंट्रोल कहाँ है और उसके डिजिट्स कहाँ पे हैं। अच्छा, अक्सर औक़ात आपको याद होगा कि बचपन में तो हम टाइपिंग की पूरी प्रैक्टिस किया करते थे कि हमने देखे बगैर कैसे टाइपिंग करनी है, कि कौन सा वर्ड कहाँ पे है, कौन सा शिफ्ट कहाँ पे है, कौन सा कंट्रोल कहाँ पे है। लेकिन जनाब अब ये जो है आपको नीचे देखे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जैकेट पहनेंगे तो जैकेट में आप देख रहे हैं कि ये स्किन कलर की भी है, अंदर ग्रे कलर की भी कुछ इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, बाकायदा तौर पर बटन्स जिसे कहते हैं। तो ये कीबोर्ड्स के बटन इस जैकेट में नस्ब करके इसको फैशन जैकेट के तौर पर किसी ब्रांड ने लॉन्च किया है और लोग इसे ख़रीद भी रहे हैं, पहन भी रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें लगा भी रहे हैं, बिकॉज सबकी कोशिश ये है कि दे वांट टू बिकम लाइक समथिंग वेरी डिफरेंट और दे वांट टू कि वो वायरल हो जाए। तो वायरल कंटेंट जो है वो जब हमारे पास आता है तो हम भी आपको दिखा देते हैं। दिस समथिंग लाइक इन फैशन इंडस्ट्री में इस तरह के अनोखे काम जो है वो होते रहते हैं, इसीलिए हम भी आप तक के काम पहुंचाते रहते हैं। सो वी आर डन विद आवर डेली डोज। एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अब देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो मुल्क की सियासी सूरत हाल हर रोज़ बदल रही है और अगर हम डायनामिक्स की बात करें तो कभी किसी एंगल पर किसी के एंगल पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सियासत में रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दीली होती चली जा रही है। लेकिन हम बात करें अगर इलेक्शन कमीशन की और सदर पाकिस्तान की, तो इंतखाबात की तारीख को लेकर तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। दीगर जमातों का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, उस पर बात कर लेते हैं। सेनेटर सहर कामरान हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कई कई सवाल से अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, सदर पाकिस्तान के उस खत की बात करें, तो तनाज़ा इंतखाबात की तारीख को लेके हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि इंतखाबात कब होंगे। अल्टीमेटली आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर होने चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से एक असूली मौक़िफ़ है कि इंतखाबात बर वक्त होने चाहिए, आईनी मुद्दत में होने चाहिए। अब देखिए, हम निगरान हुकूमत को वो जिम्मेदारी दे रहे हैं जिसके लिए उनके पास न मैंडेट है, न उनके पास वो सपोर्ट है, अवाम की सपोर्ट कहें या हम जो है ये कहें कि उनके पीछे पार्लियामेंट खड़ी है। और हमें जो हालात नज़र आ रहे हैं उनका वाहिद हल यही है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हो ताकि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आए। अब जो मैं समझती हूँ ताख़ीर है उसके नुकसानात ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं। तो बल्कि जो है मैं तो समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम चाहते हैं, जो बात हो रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है या बेची की बात हो रही है, उस वक्त होगी जब मुल्क के अंदर जो है जो हालात हैं वो बेहतर होंगे, स्टेबल होंगे, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बन सकेंगी, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी जिसके पास मैंडेट होगा, जिसके साथ अवामी सपोर्ट होगी। तो ये जो ताख़ीर है इलेक्शन की, ये मेरा ख्याल है कि ना मुल्क के लिए बेहतर है, ना अवाम के लिए बेहतर है और ना ही निगरान हुकूमत के लिए बेहतर है। अच्छा सर साहब, ये भी कहिएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की अगर हम बात करें तो निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, अगर 90 दिन में इलेक्शन कराने होंगे तो वी आर रेडी और हमारा काम भी ये है कि हमारी कोशिश है कि ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इंतखाबात हो जाए और यही हमारा टास्क भी है जो कि सूरी तौर पर निगरान सेटअप का होता भी है। सो दे आर रेडी। आप क्या समझती हैं कि अगर हम इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान के इस तनाज़े की बात करें तो आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई तरमीम हुई भी है तो किसके पास ये इख्तियार इस वक्त मौजूद है कि इंतखाबात की तारीख बीच में से दी जाए? देखिए, बात ये जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है, मगर ये इख्तियार कि जी आप आईनी मुद्दत को तब्दील कर दो, मेरा ख्याल है कि ये गलत है। और जो है मतलब सदर मुमलिकत जो है वो नेशनल असेंबली के अगर इंतखाबात का ऐलान कर भी दें तो फिर सूबाई असेंबलियों का रह जाएगा कि गवर्नर्स के पास चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि किसी किस्म का जो है आईनी सुकून पैदा करने की जरूरत नहीं है। और सदर मुमलिकत अगर तो अपने ओहदे का जो एक वकार है उसको बरकरार रखते हैं, उन्होंने कुछ एक दो ऐसे जो है वो मामलात कर दिए हैं जिसकी वजह से काफी जो है चीजें मुतनाज़ हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन थोड़ी सी हिम्मत दिखाए, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। एक ही जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की कि बर वक्त शफाफ इलेक्शन कराना। तो ये जो एक रिलैक्स मोड में है ना इलेक्शन कमीशन कि जी पहले 8-10 दिन जो है वो वेट करता रहा, उसके बाद एक एक करके वक्फे दे दे के पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग की। मैं कह रही हूँ कि ये वक्त ऐसा है कि आप अपनी ड्यूटी आवर्स बढ़ाएं, आप दिन भी काम करें, रात भी काम करें, अपना काम बर वक्त मुकम्मल करें, वक्त पे इलेक्शन कराएं ताकि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से इस्तेकाम आए। दुनिया के अंदर भी वकार उन्हीं कौमों का होता है जो जिनके अंदर इस्तेकाम होता है, जो अपने निज़ाम को बरकरार रखते हैं, जो कि स्पेशली हम एक जमहूरी मुल्क हैं
जमहूरी मुल्क की इंगेजमेंट भी उसी वक्त होती है जब हमारा जमहूरी निज़ाम इंटैक्ट हो। अगर हमारे यहाँ लोगों को इस तरह की अनसर्टेनिटी नजर आए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, आज कोई हुकूमत है, वो उसकी जो है आईनी मुद्दत कम जी है, जी। कल कोई और आएगी, ये हम्म एक्सटेंड हो जाएगी, तो वो अनसर्टेनिटी हमारे पूरे निज़ाम पे भी असरअंदाज होती है और हम्म हमारी इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स पे भी असरअंदाज होती है। अवाम भी मायूसी के जो है उसके अंदर उसमें है, हम्म कैफियत में। तो मैं ये जो है ना, मैं समझती हूँ जितना जल्द इंतखाबात हो जाए। अभी भी देखें, मैं अच्छा। एक बात करना चाहूंगी, जी जी। सुबह के जो अब जिस तरह से बात हो रही है कि बिजली की बिल्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, या जो है वो अब हमें स्मगलिंग पे क्रैकडाउन नजर आ रहा है। मेरा तो बहुत एक मासूमाना सवाल है कि मुझे बताएं कि किसकी जिम्मेदारी है कि बिजली की चोरी को रोका जाए। तो जो मुतलका महकमा है वो आज तक गफलत का शिकार क्यों था? हम्म ठीक है, हमारे निजाम में खराबी कहाँ है? निजाम में दुरुस्तगी जो है कोई निगरान हुकूमत नहीं करेगी। निजाम में दुरुस्तगी जो है उस मुतलका महकमे के अंदर जो है एक निजाम होता है, वो उसको बरकरार रखना पड़ेगा। इसी तरीके से स्मगलिंग, यानी हम ये कहेंगे कि स्मगलिंग कोई छू मंतर से तो नहीं होती ना, यानी किसी हम्म कोई ट्रांसपोर्टेशन का निजाम होता है, गुड्स जो है वो सप्लाई होते हैं, वो जाते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे अच्छा आपको सर साहिबा, आपकी इसी बात पे मैं बताना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली आपको भी इस बात का पता होगा कि आर्मी चीफ से जब बिजनेस टाइकॉन बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई तो उसके बाद हुकूमत का अब दावा ये कि क्रैकडाउन शुरू किया गया है। वो अगर स्मगलिंग हो करेंसी की या डॉलर की, या अगर अजनास की बात करें, गंदम की, चीनी की, बिजली चोरी की, गैस चोरी की, तो इस पर क्रैकडाउन शुरू किया गया और हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं गैर कानूनी जितने भी करेक्शन हैं। बट ऑल दो अगर हम पीडीएम हुकूमत की बात करें, जाते जाते उजलत में बहुत सारे कवानीन आपने देखा कि रिसेंटली पास होने की कोशिश कराई गई या कोशिश जारी रखी गई, लेकिन आपसे क्या समझती है मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुला लेना, मरदमशुमारी, फिर हल्का बंदी, ये सारा कुछ एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है। अल्टीमेटली आपके इंतखाबात हमें दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। अवामी मैंडेट को सामने लाने के लिए इट्स द ओनली वे आउट कि हम जो है इंतखाबात कराएं और अवाम का मैंडेट जो है वो सामने लेकर आएँ। अगर लेटर और सूनर जब भी होते हैं इंतखाबात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या नैरेटिव है जो कि आप बिल्ड करेंगे और बिल्ड करके इंतखाबात में अवाम जो है उसे कन्विंस करेंगे कि वी वांट कि वोट करें हमें? देखिए, पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म किया। अगर आप पाकिस्तान साहब पे देखें, और मैं आपको वजारतों के नाम दे दूंगा, वजारत खारजा देखें, आप मौसमियाती तब्दीली की वजारत देखें, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को देखेंगे जहाँ पे वो लोग जो कि बिलो द पॉवर्टी लाइन है उनको किसी किस्म का रिलीफ पहुंचाना था, या आप सूबे में हमारी कारकर्दगी देखें। ये मैं कहूँगी कि मीडिया की हमसे ज्यादा मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये कि आप ये देखेंगे जो सेहत का निज़ाम है, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज हैं, यानी जो आप कहेंगे उस बेस्ट टेक्नोलॉजीज है, साइबर नाइफ है, या लिवर ट्रांसप्लांट है, या लंग्स ट्रांसप्लांट है, या डायलिसिस है, हर चीज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स में मिल रही है सिंध के अंदर। फिर इस वक्त अगर बिजली की आप बात करें, सोलर एनर्जी जो है, और स्पेशली वो तबका जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता, 90,000 हाउसेज को जो है वो सोलर पैनल्स के जरिए जो है इलेक्ट्रिसिटी दी गई। इसी तरीके से बदतरीन बारिशों के बाद आप ये देखें कि एक डिजास्टर बन जाता है, लेकिन ना सिर्फ बहाल करना, रिहेबिलिटेशन, उनको जो है बर वक्त इमदाद देना, फिर जिनके घर डैमेज हो गए थे उन्हें घर बना के देना, उन जमीन की मिल्कियत देना, पीपल्स पार्टी का एक एतमाद है। ठीक है, आप उसको जितना मर्जी नजरअंदाज करें, मगर पीपल्स पार्टी आवाम में अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जाएगी। पीपल्स पार्टी के लिए जब लोग बहुत उम्मीद से कहते हैं, जब वो अपने राइट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, अपने सैलरी पैकेजेस की बात करते हैं, तो आप ये देखें पीपल्स पार्टी की, आप अगर हमारे पीपल्स पार्टी के दौर में आप जो है वो ये भी देखेंगे, सवात ऑपरेशन भी हुआ तो रिहेबिलिटेशन वक्त पर हुई। पीपल्स पार्टी शायद हम इतना मीडिया में प्ले नहीं कर पाते, लेकिन आप ये देखें कि अभी थर के अंदर पोल से हमने एक नामुमकिन सा प्रोजेक्ट था जिसको मुमकिन बनाया, और नेशनल ग्रिड में भी दे रहे हैं। तो हमने अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी सुबह में इंट्रोड्यूस कराए, विंड एनर्जी है जिसके अंदर जो है सोलर एनर्जी है। तो ये इस तरह से स्मॉल डैम्स, इस तरह से मैनग्रोव्स की प्लांटेशन, हमने बिलियन ट्री सुनामी का नारा तो नहीं लगाया, लेकिन हम मुसलसल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं। इसी बहुत मतलब मैं समझती हूँ कि सिंध हुकूमत ने इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भेज दी। पहली इलेक्ट्रिक बस जो है पाकिस्तान में मुतारिफ कराई कराची के अंदर, फिर बाकी शहरों के अंदर सिंध के।
तो ये देखें कि मतलब आप उस कारकर्दगी को नजरअंदाज कर सकते हैं। अच्छा सर, कामरान साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही है। जो क्रेडिट्स आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमें गिनवा रही हैं, ऑब्वियसली वो अगर हम सिंध में देखें या अगर हमने मीडिया से कहा कि मीडिया भी उस तरह से कोऑपरेटिव नहीं होता, आपने ये भी कहा, लेकिन ऑल दो जो चीज़ें हमें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं हम दिखाने की उसको भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हतमी राय जो है वो एक दफ़ा अगर इंतखाबात की हम बात करें, इलेक्शन कमीशन या सदर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी एक हतमी राय जो है वो अभी आनी बाकी है। पहले भी एक राय आई थी जिसको अब देखा गया कि नहीं माना गया। लेटर और सुनर आपको क्या लगता है दूर तक अगर इन तमाम तर प्रोसीजर को हम देखें तो आपको इंतखाबात कब होते दिखाई दे रहे हैं? मैं ये समझती हूँ कि इंतखाबात जो है वो ज्यादा ताखीर का शिकार हो नहीं पाएंगे अगर कोई करना भी चाहे। इसलिए नहीं हो पाएंगे कि आपकी मुल्क की सूरत हाल इस बात पे डिमांड करेगी, आपका इंटरनेशनल जो आपके एक ताल्लुकात हैं वो इस बात पे डिमांड करेंगे, आपके इंटरनल आपके जो है वो अंदरूनी और बैरूनी हालात इस बात को डिमांड करेंगे कि इलेक्शन कराए जाएं। और इन ताखीर का से मामला जो है सिर्फ कॉम्प्लिकेट होंगे, उनका कोई जो है वो हल निकलेगा नहीं। तो मैं बाकी ये कि अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं तो समझती हूँ कि जस्टिस बंदियाल के पास भी चंद दिन है कोई तारीख रकम करने, और मैं तो इससे जो है ज्यादा तो ये सोच रही थी कि 16 तारीख से पहले कम से कम एक सुओ मोटो उस बच्ची फातिमा के केस में और बच्ची जो है रिजवाना के केस में ले लें, तो तारीख में उनका नाम याद रहेगा कि महरूम सोसाइटी के तबके जो हैं ये जो जुल्म हो रहा है इसको किसी तरीके से रोके। आपने बड़े जो है सियासी रिमार्क्स आपने दिए, मगर मैं कहती हूँ ये अहम मामला हैं, कुछ तो करके जाए। जस्टिस काजी साहब से भी ये उम्मीद है कि वो आएंगे, साथ खड़े होंगे। तो ये बहुत मैं समझती हूँ कि ज्यादा जो है अब वो वक्त नहीं रहा कि जो है कोई हम ये देखें कि जी तवील मुद्दत के लिए आप जो पूरा डिसमेंटल कर दो एक जमहूरी निज़ाम, ना ये पाकिस्तान के मफाद में। फिर आप देखें कि इससे सुकम कितना पैदा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, मुल्की हालात जो हमारे सामने वो ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं। अगर वक्त इंतखाबात ना, सेनेटर सहार कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन ये बात बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुल्क की माशी सूरत हाल, सियासी तज़ब्ज़ुब जो पाया जा रहा है, उन सब का हल हमें वाहिद इंतखाबात ही दिखाई देते हैं, जो कि हुकूमत के लिए इस वक्त या निगरान हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनते चले जा रहे हैं। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Welcome back after the break. So we are in the second hour of the show. Second hour is like full of all those stories जो कि आपको इंस्पायर करती हैं, समटाइम आपको हैरान भी कर देती हैं, बिकॉज ऐसी ऐसी स्टोरीज हम ना सिर्फ दुनिया से बल्कि पाकिस्तान से भी ढूंढ के लेके आते हैं। कोशिश हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम की ये होती है कि आपको बताएं भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड प्लस इन एनी एज, क्योंकि एज इज़ जस्ट अ डिजिट। अगर आप छोटे हैं, अगर आप एंथुजियास्टिक हैं, एनर्जेटिक है, आपने कुछ करना है, यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप बहुत बूढ़े हैं, 90 साल की उम्र के लोग जो जो कारनामे इस दुनिया में कर रहे हैं, हम वो भी आप साथ साथ एड्रेस करते हैं, साथ साथ आपको बताते हैं। लेकिन आज की स्टोरी की बात कर लेते हैं। दुनिया के बल्कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे कोहे पैमा जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियाँ बल्कि पूरी दुनिया में 7 से 8 जितनी चोटियाँ उनको सर भी कर चुके हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे शो में खुद बजाते बहुत सारे ऐसे गेस्ट आए हैं, ऐसे कोहे पैमा गेस्ट आए हैं जो यंगस्टर्स भी हैं, एजड भी हैं, लेकिन पाकिस्तान की जितनी चोटियाँ हैं, माउंट एवरेस्ट हो, K2 हो, दुनिया में जितनी चोटियाँ उनको सर करके आते हैं। लेकिन आज मैं जिनसे मुलाकात आपकी कराऊंगी वो कम उम्र तरीन कोहे पैमा है। अब कम उम्र तरीन कितने हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, सिर्फ 13 साल। 13 साल की उम्र में अगर आप K2 बेस कैंप चले जाएँ और उसके बाद रिसेंट जो उन्होंने अकम्प्लिश की है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी मुलाकात करा देती हूँ। हमारे साथ वाइस चौधरी मौजूद है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वाइस, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑब्वियसली बच्चे फॉलो करते हैं अपने अब्बा को, अपनी फैमिली को, अपने बड़ों को, तो ये शौक तो वाइस का अपना भी है, लेकिन जो इनको गाइड करते हैं वो इनके वालिद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है, जिन्हें इशीर चौधरी कहते हैं। इनको भी आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इशीर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी बोथ ऑफ यू। वाइस साहब से शुरू कर लेते हैं। आपके पास एक क्रेडिट है अब माशाल्लाह, पहले तो उसके लिए कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक कि आपके पास ये क्रेडिट है कि आप पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहे पैमा है। थैंक यू। पहली दफ़ा जब कोई चोटी सर की थी उस वक्त एज क्या थी? 10 इयर्स, मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले, ठीक है। अच्छा, पहली दफ़ा जब चोटी सर की तो वो अपना डिसीजन था या अब्बा का? डिसीजन तो डैडी का था, क्योंकि तब डैडी की ना टूरिज्म कंपनी थी, डैडी को अपने गाइड बन के मतलब जाना था, उधर लोगों को लेके जाना था, तो डैडी को परमिट चाहिए था, इसलिए डैडी ने प्लान बनाया, तो मुझे पता लग गया। फिर 2 महीने मैं डैडी और मामा को कहता रहा मैंने भी जाना है, मैंने भी जाना है। पहले कन्विंस किया? जी। मानते नहीं थे? मानते बिल्कुल भी नहीं थे कि खतरनाक बहुत ज्यादा है, पर फिर भी 2 महीने बाद
खुदा का कैसे शुक्र है मनाया? मान गए। अब ये बताइए मनाया कैसे, मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किया या उन्हें कहा नहीं मैंने जाना ही जाना है वरना मैं नाराज हो जाऊंगा, कैसे मनाया? बस उस टाइम जो आता था बस वही बोल देता ब्लैकमेल था। करता था, मना लिया, अच्छा चले मना लिया, दैट्स गुड। पहली दफ़ा जब चोटी सर की उस वक्त क्या फीलिंग्स थी कि मैंने ये कर लेना है, या कहीं कहीं फील हुआ नहीं यार ये तो बहुत मुश्किल है, अब मम्मा ठीक कहते थे? चौथे दिन पे फील हुआ था क्योंकि अच्छा। उस दिन हमें पहली दफा मैं ग्लेशियर पे चढ़ा था और वो पूरा इसके बाद ट्रैक सारा ग्लेशियर पे था। तो वो उसी दिन ही हुआ था कि वापस चले जाते, लेकिन ये भी पता था कि वापस जाना तब भी उतनी मुश्किल है, आगे जाएंगे तो फिर खुशी से तो मैं वापस ये जाएंगे। चूज कर लूँ कि आगे जाना इज लाइक बेटर ऑप्शन ना। यस। अच्छा सॉरी वाइस, मुझे ये भी बताएं कि अगर हम बात करें रीसेंट आपके जो भी आपने चोटी सर की है उसके अलावा जो मैं जानना चाहती हूँ, K2 बेस कैंप इज समथिंग लाइक वेरी डेंजरस, वेरी एडवेंचरस, और बड़े बड़े लोग भी वहाँ जाने से पहले 100 दफ़ा प्लान करते हैं और सोचते हैं। तो K2 बेस कैंप वाली जो जर्नी थी वो कैसी थी, वो शेयर करें। K2 बेस कैंप वाली जो जर्नी थी वो तो बहुत अच्छी थी, पर मुझे क्या क्या याद है, मतलब कोई ऐसा मोमेंट आया था इसमें याद आया कि ओ माय गॉड अब मैं फंस गया? वहाँ पे क्योंकि धूप निकली हुई थी, जिस ग्लेशियर पे हम चल रहे थे ना उसी को ही देख रहे थे, वो टूट टूट के पानी में गिर रहा था और इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी उसकी। तो फिर उस पर क्या महसूस किया कि नहीं मैंने कर लेना है, मैंने फिर भी करना है, बाय हुक और बाय क्रुक मैंने आज ये जो टारगेट सेट किया वो मैंने पूरा करना ही है, या एक दफ़ा फील हुआ वो था? करके हम जब वापस आए थे ये तब मौसम खराब हुआ था। कैसा मौसम था? क्या खराब मौसम हुआ तो था? मतलब कि धूप निकली हुई थी, गर्मी लग रही थी और बर्फ पे जब धूप पड़ती है तो वो पिघलना पिघलना शुरू हो शुरू जाती हो है। गई थी और वो टूट के गिर रही थी। अच्छा आपको पता है इतने डेंजरस एक्सपीरियंसेस ना जो वाइज है वो इतनी खूबसूरती से बयान कर रहे हैं ना, तो मुझे तो सिर्फ इनोसेंट लग रहे हैं कि वो कहते हैं बारिश हो रही थी, जब धूप भी निकल आई थी, वो गिर के जो है वो ग्लेशियर पिघल रहा था, वो दरिया में गिर रहा था एंड ऑल दैट ना। लेकिन इतनी उसको फैंटेसाइज हम कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, अगर हम इमेजिन करें तो ऑब्वियसली इट्स नॉट एज ईजी एज पाए। अगर आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि आप अगर वहाँ जा रहे हैं और आपकी उम्र सिर्फ 13 साल है, लेकिन ऑब्वियसली ये इंकरेजमेंट आपको पीछे से मिलती है, आपकी फैमिली से मिलती है। तो अशीर आप मुझे बताएं कि आपने कब शुरू किया ये, और फिर पहली दफ़ा आपने परमिशन नहीं दी, आपसे वाइज ने परमिशन ली, तो ये कैसे कन्विंस हुए? 2018 में ही मैंने शुरू किया था और 2020 में हम जा रहे थे K2 बेस कैंप, तो 2 महीने तक ये शोर करता रहा, बार बार कहता रहा, तो ब्लैकमेल नहीं करता ये अच्छा, तो, लेकिन ये है कि ये बात को मनवा लेता है। कन्विंस करना आता है हाँ, वाइज तो को। ये है कि इसकी मामा भी जो है पहले तो मुझे मनाना मुश्किल था क्योंकि मुझे तो पता था कि इंतहाई ख़तरनाक है। तो उसके बाद फिर जो है मैंने कि ज़िद इसकी थी तो फिर मान गया मैं, फिर मैंने इसकी मामा को कन्विंस किया तो फिर वो भी मान गई। तो मैंने इस बात पे कन्विंस किया कि अगर कहीं खतरा होगा तो मैं इसे लेके पीछे को आ जाऊंगा, लेकिन उधर जाके पता चला कि वापसी जो है खतरों में जब पड़ जाते हैं फिर वापसी तो फिर मुश्किल होती है। तो अच्छा हमारे पास ना बहुत सारे क्रेडिट्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, अली सतपारा और इस तरह, देखिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की जी बिल्कुल ऐसा सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, ऑल दो कि वो उनका अपना टारगेट भी था, वो उनका अपना शौक भी था, लेकिन ऐसे ऐसे नाम है हमारे पास जिन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उनका इमेज बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान की चोटियाँ बल्कि इंटरनेशनल जितनी पीक बिल्कुल। हाइट्स हैं उनको भी उन्होंने कवर किया है। बिल्कुल। अब ऑब्वियसली आप लोगों ने 13 साल की उम्र में अगर शुरू किया वाइज ने, अब आप इसको आगे लेके चलना चाहते हैं, ये आगे 10 का साल की plan उम्र क्या में है? शुरू किया है। 10 साल की उम्र में, हाँ, 13 साल की अभी उम्र ये में ते- हम इसको कम उम्र तरीन कह रहे हैं ना, वो 10 साल हो 13 साल हो 10 साल में इसने शुरू किया। रीसेंट जो चोटी थी वो कौन सी थी? रिसेंटली हम गए थे मशरब्रम 2 के लिए, लेकिन हम उसे क्लाइम नहीं कर पाए। उसके बाद फिर हमने एक उसके साथ एक पीक थी शाकी पीक, उसको भी अटेम्प्ट किया लेकिन उसको भी हम कर नहीं क्या पाए। प्रॉब्लम आई थी? उसमें हमारा जो मेजर गाइड था, जो मेन गाइड था, वो जो है वो स्किप हो गया था। Okay. मतलब वो आया ही नहीं था, उसने किसी अपनी जगह पे किसी और को भेज दिया था। तो अब जो होता है ना कि किसी बंदे पे एतमाद किया जाता है और उस पर यकीन होता है कि ये करवा लेगा, लेकिन दूसरे का पता ही नहीं है, उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको मशरब्रम को भी छोड़ना पड़ा और फिर शाकी को भी हमने कैंप 1 तक गए हैं और उसको हमने कॉल ऑफ खुद किया। उसके बाद आगे फिर मैं टारगेट्स क्या हैं, खासतौर पर अगर वाइस को लेके आप देखें तो देखिए एक क्रेडिट तो उसके पास आ गया कि वो पाकिस्तान का कम उम्र तरीन कोहे पैमा है, लेकिन अब मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ जो आप प्लान कर रहे हैं? जब प्लान करते हैं ना तो वो होता नहीं है। अच्छा, ये
मतलब 3 सालों से मैं कर रहा हूँ, जो कुछ हम प्लान करते हैं वो नहीं होता है, लेकिन इमीडिएटली जो एक्शन होता है ना बस वही हो जाता है। सडन प्लान्स आर ऑलवेज हाँ, गुड। हाँ, अब ये देखें कि हम गए मशरबरम के लिए थे, लेकिन समिट हमने बरीला को कर लिया। मतलब अब इसी तरह से होता है, ये मतलब हमेशा ऑन द से। स्पॉट यू आर जस्ट गोइंग टू डिसाइड कि वहाँ पे क्या होगा। लेकिन वाइज ऑब्वियसली जब आपके पास एक क्रेडिट आ जाता है ना और लोग आपको पहचानना शुरू कर देते हैं और लोग कहते हैं अच्छा आप पाकिस्तान के कम उम्र तरीन कोहे पे माए, फिर आप एक्सप्लोर करते हो बहुत सारी चीज़ों को। इंटरनेट पे खासतौर पे आप देखते हो कि दुनिया में कौन कौन सी चोटियाँ हैं और कितने कितने लोग जिन्होंने ये क्रेडिट अपने सर लिया है, तो वो आप किस किस को देखते हो, आइडलाइज किसको करते हो अगर दुनिया की बात की जाए, दुनिया के बड़े कोहे पे माँ की बात की जाए? मैं तो उन्हीं को ही देखता था, अली सदपारा, अली क्योंकि सदपारा के। वो वहीं के ही रहने वाले थे हाँ। और वो एक बहुत अच्छे क्लाइंबर भी थे, तो तब तक तो उन्हीं को ही देखता था। अब डैडी को देखता हूँ। अच्छा, देखिए डैडी को ही आइडलाइज करते हैं। अच्छा, वो जो जर्नी होती है ना उसमें ऑब्वियसली अब्बा ही आपको गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि वहाँ पे दिन रात खाना पीना कैसे वो जर्नी थी जो आपने एक्सपीरियंस की? हम लोग जब ट्रैक स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमारा पूरा खाना होता है, हमारी पूरी एक टीम होती है, टीम के बगैर हमें परमिट ही नहीं मिल सकता जाने के लिए। वो टीम हमारा लगेज उठाती है, खाना उठाती है, उसमें कुक होता है, गाइड होता है और साथ हाई एल्टीट्यूड पोर्टर होते हैं और लो पोर्टर होते हैं। तो वो सारी टीम जब मिलके बनती है फिर हम जाते हैं आगे। कितने और दिन लगे थे? बरीला पे ये हम स्टार्ट किया था 26 अगस्त और हम एंडिंग की थी 3 सितंबर को। मतलब बहुत मुख्तसर टाइम था, बहुत मतलब अगर हम ओवरऑल देखें, आप मुझे बताएं अशीर, अगर हम इस सारी सिचुएशन को देखें तो ऑब्वियसली मैं बार बार मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाइस जो है ना बड़ी खूबसूरती से बड़ी सादगी से कह रहा हूँ कि हमने चले गए, का गाइड होता है, खाना होता है, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको बहुत रोक देते हैं, आप बहुत परेशान हो जाते हो अचानक से। जैसे आपने कहा गाइड चले गए तो हम किसी और पर रिलाई नहीं कर सकते थे, उस सारी सूरत हाल में किस तरह से आप उसको टैकल करते हैं? देखें कि अभी जब हम गए हैं मशरबरम 2 के लिए तो बेस कैंप तक हम चले गए हैं, तो वहाँ पे जाके फिर इमीडिएट जो है वो डिसीजन मैंने ही लेना होता है, क्योंकि लीड टीम को लीड मैं कर रहा होता हूँ। तो फिर चूँकि वो जो हमारे गाइड थे वो उस वक़्त के उन्होंने उसको क्लाइम नहीं किया हुआ था, तो इसलिए डिसीजन लेना पड़ा कि जो इन्होंने की हुई है हम उसको करें, वजह ये कि हम खुद भी ख़तरे में पड़े और इनको भी डालें। तो फिर वो दूसरी पी को हम अटैम्प्ट किया और वो तो वैसे ही इसके लिहाज से बहुत ही उसका जो एंगल था वो 75 डिग्री था, जो इसके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो उसको हमने छोड़ के फिर हमने बरीला को जो है अटैम्प्ट किया। उसके लिए हमने फिर दोबारा स्कर्दू आके एक और गाइड है उसको हायर किया, फिर वो लेके गया, क्योंकि हर माउंटेन के लिए एक अलग से गाइड होता है जो कि लेके जाएगा। अच्छा, K2 अगर हम बात करें बेस कैंप की तो आपका टारगेट ही वो था? हाँ, टारगेट बेस कैंप था। अगर हम बरीला की बात करें तो आप कंपैरिजन किस तरह से करेंगे? लाइक आई वांट यू टू एक्सप्लेन समथिंग, लाइक कितनी चीज़ें डिफरेंट लगती हैं आपको, कितनी सिमिलर लगती हैं? देखें, K2 बेस कैंप एक ट्रैक है और वो एक अलग चीज़ है। उसके लिए हमने 21 दिन की एक्सपीडिशन की थी। ओके। क्योंकि तकरीबन 13 दिन का तो हम तो डेड जोन में थे, मतलब वो डेड जोन में 13 दिन के लिए थे और उसका एक्सपीरियंस कुछ और था। अब ये जो माउंटेन्स हैं इनका एक्सपीरियंस उससे मिलता जुलता है, लेकिन उस जैसा नहीं है। K2 बेस कैंप वो तो इंतहाई डिफ़िकल्ट था और वो इंतहाई ख़तरनाक था, क्योंकि हम कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 8 डेज़ के लिए हम ग्लेशियर के ऊपर थे, उसी पे रहना, उसी पे खाना, उसी पे सोना वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि रॉक्स मिले जहाँ पे हम रात को स्टे कर सकें, लेकिन K2 बेस कैंप के दौरान में हमें रॉक्स नहीं मिलती हैं जब हम ग्लेशियर पे चढ़ जाते हैं। फिर ग्लेशियर ही है सब कुछ। जो आपको चीज़ें वहाँ पे हाँ जी, जो कुछ साथ लेके गए होते हैं बस उसी पे हमें इन्हिसार करना पड़ता है। अच्छा, अगर हम बात करें ना ओवरऑल क्लाइमेट चेंज की, तो देखिए ये भी तो फ़िलहाल पाकिस्तान का, ये पूरी दुनिया का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन अगर हम अपने ज़मीनी इलाकों की बात करें, फिर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें, तो टेम्परेचर देयर इज़ अ हेल डिफरेंस यहाँ पे और वहाँ पे। फिर जब आप कह रहे हो कि आपको कोई रॉक ही नहीं मिली, तो वो ग्लेशियर पे ही आपने वो सब एग्जिस्ट करना होता है एट दैट टाइम, तो वो टेम्परेचर वहाँ पे कितना था, वो क्या किस तरह से आप मॉर्निंग में टेम्परेचर का इतना इशू नहीं होता, क्योंकि सूरज निकला होता है, बल्कि वो सूरज की हीट ग्लेशियर पे पड़ रही होती है और उससे एक जो है वो एक गैस होती है जो कि हमारी स्किन को पड़ रही होती है और इस जितनी स्किन बाहर होती है उसको जला रही होती है। लेकिन वही ग्लेशियर जब रात के टाइम, जब सूरज गुरूब हो जाता है, उसके बाद वो ठंडा होना शुरू हो जाता है और गर्मियों में वो -15 तक जाता है रात के टाइम, और सर्दियों में तो फिर वो बहुत दूर। -15 में मुझे बताएं वाइस, माइनस में तो बंदा माइनस हो जाए।
-15 में तो मतलब हम अगर अपनी बात करें, यहाँ पे सर्दी थोड़ी सी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, हम फौरी तौर पर चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं, कुछ ना कुछ हीटर लगा लेते हैं कुछ। अच्छा, अगर आप भी यहाँ पे होंगे ना तो अगर घर में ठंड होगी तो आप भी ठंड का कोई ना कोई इंतजाम करेंगे, लेकिन जब वहाँ होते हैं तो वो एक महाज होता है। वहाँ पे जब होते हैं तो फिर वहाँ पे ना हीटर है ना कॉफ़ी चाय आपको इमीडिएटली मिल रही है, तो वहाँ पे वो सिर्फ एक जज्बा होता है जिसके तहत आप करते हो कि नहीं मैंने करना है। वो फील क्या होती है जब कुछ नहीं मिल रहा होता लेकिन फिर भी आप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं? उसमें सिर्फ हमारे पास उसके लिए एक गेयर्स होते हैं, हमारे पूरी एक किट होती है उस सर्दी को बर्दाश्त करने के लिए। वो होती है सर से लेके पैर तक, शूज़, सॉक्स, उसके बाद हमारी ट्राउज़र और जैकेट। तो वो होनी ज़रूरी है। ठंड लगती है, लेकिन मैं जब रात को सोता हूँ ना, मैं स्लीपिंग बैग में जाता हूँ, उसके बाद मुझे पता ही नहीं होता मैं किधर सो रहा हूँ। छोटे होने का ये फायदा ना, छोटे कोहे पैमा होने का ये फायदा कि आप घुस जाओ बस कहीं भी जहाँ पे आपने घुसना है। लेकिन चले, इसके बावजूद भी अब आगे मैंने आपसे पूछना ये चाह रही थी कि टारगेट्स होते हैं कुछ आपके ना, जब आप कुछ एक आधा टारगेट जब अचीव कर लेते हो फिर आप एक नया टारगेट बना लेते हो, एक नई डेस्टिनेशन बना लेते हो, उसके बारे में आप क्या क्या सोचते हो? पहले अब्बा आपको गाइड करते होंगे, अब्बा ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, अब मुझे लगता है कि आप सजेशन देते हो कि नहीं नहीं अब्बा ये ट्राई करते हैं, अब्बा ये ट्राई करते हैं, ऐसे डिस्कशन होती है? नहीं, अब्बा ही गाइड करते डैडी हैं जो करते हैं वही। लेकिन अपना क्या प्लान है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप करना चाहते हैं? केटू। केटू तो पीक तक जाना है जी। अच्छा, ये जो पीक पे जाने का प्लान है इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये तो वक्त बताएगा। अच्छा, तो वैसे जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप सोचते हैं और प्लान करते हैं? देखिए, मैंने एक चीज़ इसको कही हुई है कि जब तक मैं माउंटेन्स पे हूँ तो मेरे साथ हो, लेकिन जब ये जवान होता है फिर इसको इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है या इसकी फिज़ीक जो है वो क्या कहती है, तो फिर उस पर डिपेंड करेगा कि हम इसके साथ चलें या कि फिर इसको रोकें। अच्छा, घर में और सिबलिंग्स और भी हों या अम्मा हो तो बाज़ औक़ात होता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसे बीच में रुकावट ज़रूर डालती हैं कि नहीं भाई आप लोग काम कर रहे हो, अपनी मर्ज़ी कर रहे हो, लेकिन ये काम आसान भी नहीं है और ये काम मुश्किल भी है और ये काम फिर रिस्की भी बहुत ज़्यादा है। तो घर वालों का रिव्यू क्या होता है बच्चे को लेके जाने का? देखें कि इसकी मामा को बड़ी मुश्किल से मनाता हूँ, तो बाकी मेरी अम्मी जो हैं वो हमेशा ही मुझे रोकती हैं और मान तो जाती हैं, लेकिन वो हमेशा मुझे रोकती हैं कि ना लेकर जाओ इसे, एक ही बेटा है और तुम उसको भी लेके पहाड़ों पे चढ़ जाते हो। पहाड़ों पे चढ़ जाते हो। इंस्पायर होते हैं बच्चे कॉलेज में, मतलब स्कूल में जब आप जाते हो तो बच्चे बाकी देखते हैं, जब आप एक अचीवमेंट करके आ जाते हो ना फिर सबको लगता है अच्छा ये कर सकता तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो जो स्कूल में टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या फीडबैक देते हैं? कुछ नहीं, वो पहले सारा पूछते हैं कैसे किया क्या किया, फिर मैं बताता हूँ, फिर वो शाबाश देते हैं। अच्छा, तो टीचर्स जो हैं वो अच्छा, वैसे ऐसा कोई ट्रिप पहले प्लान होता था जिसमें बच्चों के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ जाना या क्लास टीचर्स के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ जाना? नहीं। अच्छा, जो शुरू से पहाड़ों पे जाने का शौक था? नहीं, जब मैं 2018 से ये हुआ क्योंकि उसके तब डैडी ने अपनी कंपनी बनाई थी और तभी हम नॉर्दर्न घूमने गए थे। अच्छा, फैमिलीज के साथ जब जाते हैं तो ऑब्वियसली अब बच्चों का, अब दुनिया की अगर हम बात करें तो दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों ने की हैं और वो बहुत अनरियल सी हैं। और आप अगर देखो ना सारी सिचुएशन को, तो पाकिस्तान में हमारे पास रिसेंटली ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कोहे पैमा हैं जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा, उनको आप टारगेट भी रखते हो और उनको आप आइडलाइज भी करते हो, इस हवाले से आप वाइस को कहाँ देखना चाहते हैं? देखना तो चाहता हूँ कि ये जिस तरह बाकी कोपमा हैं वो 14 की 14 पीक्स को वो कर रहे हैं तो ये भी करें, तो बिफोर टाइम कुछ भी करना जो है मुश्किल है। अच्छा, मुझे बताएं वाइस, क्विकली एक मैसेज दे दो। वो देखो कैमरा है ना, बल्कि आप एक काम करो, मुझे देखिए मैसेज दे दो, एक अच्छा सा मैसेज दो उन सारे बच्चों को जो आपको देख रहे हैं कि अगर आपने कुछ करना हो, उसका शौक़ हो, आप मेहनत करो तो यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। कोई भी अच्छा सा मैसेज दे दो। हिम्मत हो और साथ आपको ये हो गया मुझे करना है तो करना है, पैशन। हाँ जी, पैशन। तो आपके पास अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं और खुदा का साथ होता है साथ, तो फिर आप ज़रूर करोगे। वेरी गुड। ये जो आखिरी बात आपने की है ना, बस यही क्रक्स है इसका कि आप खुद पे एतमाद करें और अल्लाह की ज़ात पे एतमाद करें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं इस पूरी दुनिया में। भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका भी बेहद शुक्रिया आने का। हम भी नहीं, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज लिटरेसी डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अगर हम शरह ख्वानदगी की बात करें 59.13% है। और अगर मैं प्रोग्राम के आगाज़ की बात करूं तो मैंने बात पहले भी की है कि हम दरअसल ख्वानदगी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ तो डेफिनेशन भी कुछ इस तरह की है कि वो रेशो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि अगर आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप साइन कर सकते हैं तो शरह ख्वानदगी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अगर सिर्फ इसको एक्सक्लूड कर दें और उन लोगों को इंक्लूड करें जो डिग्री होल्डर हैं, जो वाकई तालीम हासिल कर चुके हैं या हायर एजुकेशन है उनके पास, तो उनकी तादाद तो फिर कम से कम तर होती चली जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इस सारी सिचुएशन की तो लिखने पढ़ने को जानना, तालीम याफ्ता होना, तरबियत याफ्ता होना, या अगर हम इसकी ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो आज के प्रोग्राम में कोशिश ये करेंगे कि शरह ख्वानदगी कम क्यों है, इसके रूट कॉज के बारे में बात की जाए कि क्या तालीम हमारी प्रायोरिटी में शामिल नहीं है, या कि हमारा तालीमी निज़ाम ऐसा नहीं है, या कमाने पर ज़्यादा फोकस रखा जाता है, इस चीज़ पर फोकस नहीं रखा जाता कि आपने किस तरह से तालीम हासिल करके कमाना है। तो बहुत सारी वजूहत है। इसमें महंगाई का फैक्टर भी आता है, इसमें आपके वालिदैन की तालीम याफ्ता ना होने का फैक्टर भी आता है, आपकी तालीम को प्रायोरिटी पे ना रखना और दीगर ऐसे बहुत सारे फैक्टर। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, उनका तारुफ करा देते हैं। आयशा रज़ाक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे तालीम है, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। इसके अलावा अब्दुल रहमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं EOTO फाउंडेशन के। ईच वन टीच वन वेरी गुड, ये ज़बरदस्त सा एक टाइटल है जिसको आज के प्रोग्राम में आगे जाके हम ड्राइव करेंगे। आप दोनों को आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। आयशा, मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। शरह ख्वानदगी पाकिस्तान में कम होने की वैसे तो बहुत सारी वजूहत है, लेकिन बेसिक रूट कॉज अगर आप एक एड्रेस करें तो वो क्या होगा? जी बहुत शुक्रिया सोहा बुलाने का। देखें, आपने थोड़ी सी स्टैट्स तो दे दी है, मुझे सिर्फ आई कम बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे सिर्फ ये इजाज़त दे दें कि हमारे पास 59% की जो ओवरऑल लिटरेसी की फिगर कोट की जाती है वो ये है। लेकिन ऑब्वियसली फिर जब आप एज ब्रैकेट्स के अंदर जाके देखना शुरू करते हैं तो आपको पता है कि 15 से 24 साल के जो बच्चे जो एज ग्रुप है उसके अंदर आपकी लिटरेसी का रेट तकरीबन 72% हो जाता है। जब आप 15 ईयर्स ऑनवर्ड्स सारे एज ग्रुप्स को इकट्ठे देखते हैं तो जाहिर है वो नंबर फिर ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है, जैसे आपने कोट भी किया है। तो आपको थोड़ा सा ये नज़र आता है कि जो यंगर लॉट आ रही है वहाँ लिटरेसी का रेट थोड़ा बेहतर हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शायद एक्सेस टू जो रिसोर्सेज हैं या एक्सेस टू एजुकेशन है वो अभी भी बहुत गैप है, लेकिन कुछ बेहतरी उसमें नज़र आ रही है। तो जैसे आपने कहा ना कि फिर क्या वजह है कि कम नज़र आता है, तो ऑब्वियस सबसे बड़ी वजह फिर इन स्टैट्स को अगर आप देखें तो ये बनती है कि एक्सेस नहीं है लोगों के पास। और वो अगर आप हमारे सिर्फ नंबर्स जो ऑफिशियली कोटेड होते हैं, जो आपके एनुअल स्कूल सेंसस रिपोर्ट्स वगैरह फेडरल लेवल के ऊपर जिस पे रिपोर्टिंग की जाती है, वो अगर आप देखें तो आपको नज़र आता है कि प्राइमरी लेवल पे जहाँ पे पिछले डेकेड लिटिल मोर देन अ डेकेड थोड़ा सा वो एक्सेस स्कूल्स प्रोवाइड करना, टीचर्स प्रोवाइड करना, जहाँ वहाँ बेहतरी आई है। आप जब वो लैडर एजुकेशन लैडर में ऊपर जाते हैं, यानी प्राइमरी से मिडिल में, मिडिल से हाई और हाई से हायर सेकेंडरी में जाते हैं, आपको पता है वो नंबर ड्रास्टिकली रिड्यूस होता जाता है। यानी जहाँ पर आपके पास प्राइमरी लेवल के ऊपर फ़र्ज़ करें अगर 1.5 लाख स्कूल्स हैं तो वो आपके पास मिडिल लेवल के ऊपर जाके तकरीबन 50-55 हज़ार रह जाते हैं। अच्छा आयशा, आप ठीक कह रही हैं, जो स्टैट्स आप हमसे शेयर कर रही हैं, ऑब्वियसली इस पर जो है वो टेक्निकल पॉइंट्स पर हम ज़रूर बात करेंगे। अब्दुर्रहमान, मैं आपकी जानिब भी आना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर हम नाक़िस तालीमी निज़ाम की बात करें या हमारे फ्लॉज कहाँ कहाँ पे हैं, जहाँ जहाँ सरकारी प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कि तालीमी आगाही ना होना कितना बड़ा फैक्टर है तालीम के ना देने पे। अगर बच्चों की बात करें, मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ भी देखी, बल्कि आपने भी देखी होगी, तालीम उनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं होता। मतलब उसको उस तरह से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अफोर्डेबिलिटी के बावजूद भी यू आर नॉट लाइक कि हम उस फॉर्म में हो कि हमने तालीम बच्चों को दिलानी ही दिलानी है, वो लड़के हैं कि लड़कियां हैं। आपकी जो फाउंडेशन है ईच वन टीच वन, मतलब सबका बुनियादी हक है तालीम, आप क्या समझते हैं हमारी तरजीहात में कहाँ पे ये हमने शामिल किया हुआ है तालीम को, किस नंबर पर आप देखते हैं? पाकिस्तान में इस टाइम 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर है, यानी 25 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल राइट नाउ। और ये वो नंबर है जो कि हम बहुत से मुल्कों की आबादी भी इतनी नहीं होती जितने हमारे मुल्क में स्कूलों से बाहर बच्चे हैं। बिल्कुल। इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर ऑब्वियसली फाइनेंस का तो है ही है, बट अवेयरनेस का जो फैक्टर है उसको मैं एक हाईली रेट करूँगा, जस्ट बिकॉज अब हमारे जो स्कूल है, हमारे स्कूल बेसिकली स्ट्रीट चिल्ड्रन को यानी हम लोग अकोमोडेट करते हैं, उसके अलावा डिजर्विंग बच्चों को हम लोग अकोमोडेट करते हैं। लाइक वी हैव स्ट्रीट स्कूल
एंड स्ट्रीट स्कूल में हमारे पास कचरा उठाने वाले, कूड़ा उठाने वाले बच्चे या डिफरेंट लेबर वर्क करने वाले बच्चे हमारे पास आते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स तालीम अफोर्ड कर सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस वो तालीम की तरफ नहीं आते। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल की जो फीस है वो ना होने के बराबर है, बट स्टिल दे आर आउट ऑफ स्कूल जस्ट बिकॉज उनकी प्रायोरिटी, उस फैमिली की वो प्रायोरिटी नहीं है कि वो बच्चों को किसी न किसी वे में स्कूलों तक भेजें। हमारे पास मैक्सिमम जो तादाद आती है वो उन बच्चों की आती है जो कि लेबर वर्क करते हैं, जिनको आप जरिए माश के तौर पे उनके पेरेंट्स जो है वो यूज करते हैं। तो सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ पे मैं कोट करूंगा वो अवेयरनेस क्या है। हम लोग इनके पेरेंट्स को जब लूप में रखते हैं, इनके पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको टैकल करना सबसे बड़ी बात होती है, तो हम इन बच्चों के साथ साथ हम इनके पेरेंट्स को भी टैकल करते ताकि हम उनको भी एक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बना सके। ठीक है अब्दुल रहमान, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हम बात करें आयशा, बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, आप क्या समझती हैं? बड़ा एक वाज़ेह सा एक आंसर है तालीम और तरबियत। अगर इन दोनों को मिलाकर हम हमेशा हम तालीम और तरबियत की ही बात करते हैं, जहाँ बात आती है दोनों लफ्ज़ साथ आते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तालीम याफ्ता मुआशरे भी देखे हमने अगर पाकिस्तान में देखें तालीम याफ्ता लोग भी देखे हैं, लेकिन तरबियत में तालीम हासिल करने को शामिल करना ये भी एक मुख्तलिफ चीज़ है। आप क्या समझती हैं कि इस चीज़ की तरबियत देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि डिग्री आपने ले ली वो तालीम है, लेकिन आपको वो नज़र डिपेक्ट होना चाहिए आपकी पर्सनालिटी में। अगर आप किसी वर्क सर्कल में है, सोशल सर्कल में है, पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है, हम यहाँ भी बहुत ज़्यादा लैक करते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं सोहा। उसमें मेरे ख्याल में दो फैक्टर्स हैं। मुझे ये लगता है कि उसमें जहाँ तक तरबियत की बात है, आपको पता है बच्चा जब 5 साल की उम्र में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, उससे पहले बहुत कम बच्चे हैं जो कि प्री स्कूल वगैरह में जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि 5 साल की उम्र तक बच्चा बहुत कुछ सीख चुका होता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़, इन टर्म्स ऑफ उसका बिहेवियर कैसा है, वो दूसरों से किस तरह से पेश आता है, किस चीज़ को, वो अच्छे बुरे की थोड़ी बहुत जो पहचान उस एज डेवलपमेंट स्टेज के मुताबिक जो बच्चे में आनी चाहिए, वो 5 साल की उम्र तक अगर घर में तरबियत हुई हो ना तो वो आ जाती है। मेरे ख्याल में ये कहना कि शायद सारी तरबियत एजुकेशन का काम है, और तरबियत में भी मेरे ख्याल में दो चीज़ों के अंदर फ़र्क करने की ज़रूरत है। एक होती है सिटीजनशिप, जैसे एजुकेशन है, या वो चीज़ें बिल्कुल मुनासिब हैं, स्कूलों को सिखानी चाहिए, टीचर्स को उसके साथ इक्विप्ड होना चाहिए ताकि वो चीज़ें बच्चों को आगे सिखा सकें। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर बच्चों को ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए ताकि वो यूज़फुल और कंट्रीब्यूटिंग और कंस्ट्रक्टिव सिटीजन्स बन सके। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा जो मुझे इशू नज़र आता है ना, वो ये इस चीज़ के मिक्सअप कर देते हैं हम मोरालिटी को और तरबियत को या सिटीजनशिप को इकट्ठे। मेरे ख्याल पे ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। थोड़ी बहुत जो पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं वो ज़रूर होती हैं आपकी, लेकिन वो घर का काम है उस किस्म की तरबियत करना। उसके अलावा बाहर निकल के पब्लिक डोमेन के अंदर कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो बच्चों के पास होनी चाहिए, ऐसे क्या बिहेवियर्स या एटीट्यूड्स होने चाहिए, वो बिल्कुल स्कूलों का और टीचर्स का उसके अंदर। अच्छा अब्दुल रहमान, ये वही चीज़ जो बात कर रही हैं, अगर हम ऑब्वियसली हमने बड़े क्लियर कर दिया इस चीज़ को, जो आयशा ने जिस चीज़ को एड्रेस किया है ना कि आपके घर की जिम्मेदारी है। अब आजकल हम देखते हैं कि वालिदैन टोटल रिलाई करते हैं इस चीज़ पे कि भाई अगर हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया तो हम बड़ी ज़िम्मा हो गए हैं, तालीम भी देंगे, तरबियत भी देंगे, सिखाएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी। वो रूहानी वालिदैन ही वालिदैन बन जाते हैं, और वो वालिदैन होते हैं उनको तो पता होता है कि हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया और भारी रकम दे दी हमने, तो इसके मतलब हम अब फ्री है। लेकिन आप अगर स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात करें, स्ट्रीट स्कूल्स की बात करें, आप वहाँ पे बेसिक सिखाते हैं। अब जो निसाब है उसको आप किस तरह से देखते हैं? जो पाकिस्तान में निसाब तालीमी सरकारी और प्राइवेट इदारों में चल रहा है, प्राइवेट की जगह हम बात ही नहीं करते, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो हमें नज़र आता है कि वो बड़े कॉन्शियस है कि हमने बच्चों को किस तरह से ड्राइव करना है, किस तरह से हमने उनकी अपब्रिंगिंग करनी है। लेकिन सरकारी दफातर में, सरकारी स्कूल्स में आप क्या समझते हैं निसाब जो है वो हमारा किस तरह का है, जो शरअ ख्वानदगी को किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं? अभी कुछ अरसे में पिछले 2-3 सालों में थोड़ा सा बेहतर हुआ है करिकुलम, बट स्टिल वी हैव सो मच लैकिंग इन आवर करिकुलम। अगर मैं प्राइवेट स्कूल की बात करूं तो वो ऑब्वियसली कदरे बेहतर है इन यानी गवर्नमेंट स्कूल के जो करिकुलम से। लेकिन यहाँ पे इशू जो है, मेजर इशू अगेन वही आ रहा है कि तालीम और तरबियत का। हमारा जो कॉन्सेप्ट है ईच वन टीच वन फाउंडेशन का, हम लोग
40% करिकुलम को लेके चलते हैं एंड 60% हम लोग जो है वो तरबियत को लेके चलते हैं, ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट। वो ग्रूमिंग एंड डेवलपमेंट से बच्चे के अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी जब डेवलप होती है, Yes. तब बच्चा कोई एक टॉपिक को अगर वो पकड़ लेता है, देन उसकी फिर क्यूरियोसिटी जब डेवलप होती है, बच्चा फिर डीपली जाता है कि इस टॉपिक में ये चीजें किस तरह डिफाइन की गई हैं। तो करिकुलम इज वन थिंग, बट द अदर थिंग इज उसको किस तरह लेके चलना है, वो डेवलपमेंट का हिस्सा है। हमारे पास जो बच्चे हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, ऑब्वियसली हमारे पास वो 2-3 घंटे गुजारते हैं इन द इवनिंग, बट उसके अलावा वो 20-21 घंटे घर में गुजारते हैं, Yes. या अपने डिफरेंट कामों में वो सर्व करते हैं बाकी घंटे। हमारे ये जो 2-3 घंटे होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको किसी न किसी वे में सिविलाइज सिटीजन बनाए, ताकि ये बच्चे आगे जाके हमारे मुल्क पे बोझ ना बने। यही बच्चे आगे जाके किसी न किसी वे में पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें, रादर देन कि ये बच्चे इसी तरह लेबर वर्क करते रहें, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन की तरफ ये आए। और ये करिकुलम से नहीं, ये सिर्फ करिकुलम से नहीं, ये उसके साथ जो डेवलपमेंट है, ग्रूमिंग है, वो। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं अब्दुर्रहमान, अगर हम एड्रेस करें गवर्नमेंट पार्टनरशिप को, गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप को, ये एक ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि पूरी दुनिया में लॉन्च की गई है और पूरी दुनिया जो है वो इस पर काम कर रही है। अच्छा, ये सवाल इस तरह का है कि मैं हमेशा इसको एड्रेस करने की, बल्कि आप समझे कि रिक्वेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप ये एक ऐसा आपका तरीका है जिससे आप मेरे ख्याल से बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं, टूरिज़म के मसाइल को, तालीम के मसाइल को, सेहत के मसाइल को, क्योंकि ऐसे बहुत बड़ी तादाद में गवर्नमेंट और प्राइमरी स्कूल्स मौजूद हैं ऐसे गांव में, ऐसे देहातों में, ऐसे इलाकों में जो कि इस वक्त बंजर पड़े हैं। बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स मौजूद है, लेकिन नहीं है तो वसाइल नहीं है, नहीं है तो वहाँ पर फर्नीचर नहीं है, नहीं है तो वहाँ पर असातिज़ा नहीं है, नहीं है तो वहाँ बेंचेस नहीं है, और तालीम हासिल करने के लिए वहाँ पर बड़ी तादाद में बच्चे तो मौजूद हैं, लेकिन उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल जो है, इसको एड्रेस करने के लिए ये गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप जो है कि आपका जगह जो है ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की हो, लेकिन पढ़ाने वाले और जो कोऑपरेट करने वाले, जो वसाइल बरोए कार लाने वाले, वो प्राइवेट इदारे हों। अच्छा अब्दुर्रहमान, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो इस हवाले से बताइएगा कि गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप, ये फार्मूला, ये स्ट्रैटेजी जो है, इससे नशर ख्वानगी को कितना बढ़ाया जा सकता है, कितना एड्रेस किया जा सकता है? आप स्ट्रीट स्कूल चलाते हैं, ऑब्वियसली गवर्नमेंट कितना कॉपरेशन करती है, तो गिव दैट प्लेस भी चले छोड़े, हम एक जगह पे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल मौजूद है जहाँ पर अभी इस वक्त बिल्डिंग ऐसे कैसे खड़ी है, लेकिन बंजर पड़ी है, ना फर्नीचर है, ना असातिज़ा हैं, ना चीज़ें हैं, लेकिन हैं तो वहाँ पर वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। कोई वहाँ पे उन जगहों को अगर यूटिलाइज़ करें, प्राइवेट सेक्टर अपने वसाइल को बुरोए कार लाए, तो हम कितना परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं? ये बहुत आपने इम्पॉर्टेंट चीज़ रेज़ की है, जस्ट बिकॉज ये वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसको हम लोग करके हम लोग बहुत यानी एजुकेशन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं आउट ऑफ स्कूल बच्चों को। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टनरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट को अगर टीचर्स रिक्वायर्ड है, जैसे हमारे वॉलंटियर्स खुद जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं है, और जब हमारी तरफ से वॉलंटियर्स जाते हैं वॉलंटरीली जब वो जाके पढ़ा रहे हैं, तो दैट मीन अगर आप उनको थोड़ा सा इंसेंटिव पे करें, थोड़ा सा आप सैलरी पे रखें, तो आप बहुत चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल की सबसे बड़ी जो एक हम लोग यहाँ पे नेग्लिजेंसी कह लें, हम लोग देखते हैं वहाँ पे टीचर्स प्रोवाइडेड नहीं है। हम लोगों ने बहुत सारे गाँव के अंदर गवर्नमेंट स्कूल विजिट किए एंड वहाँ पे सबसे बड़ी लैकिंग टीचर्स की है। उसके बाद आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर एक स्कूल है जिसके अंदर अगर वो प्राइमरी लेवल का स्कूल है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर 4 से 5 टीचर्स लाजमी होने चाहिए। वहाँ पे सिर्फ 1 से 2 टीचर वहाँ पे प्रोवाइडेड है, एंड दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन के इतनी बड़ी तादाद को, यानी ऑलमोस्ट हम किस तरह से कैटर करेंगे, ये वाकई बहुत अलार्मिंग है। अब्दुर्रहमान, यही सवाल आयशा मैं आपके सामने भी रखना चाहती हूँ कि अगर हम गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप से कितने मसाइल हल हो सकते हैं? जगह गवर्नमेंट की हो, वसाइल जो है वो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, प्राइवेट लोग जो है बड़ी तादाद में, मुखय्यर हज़रात की तादाद पाकिस्तान में बहुत बड़ी है, अगर वो तालीम पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दे तो इस परसेंटेज को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं? जी सोहा, बिल्कुल। आई मीन हमारे जैसे मुल्क के अंदर देखें जहाँ वसाइल भी कम है, जहाँ कैपेसिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, डिलीवरी के, गवर्नमेंट की अपनी कैपेसिटी और डिलीवरी के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है एक पब्लिक सेक्टर हमारे पास एजुकेशन का एग्जिस्ट करता है, एक प्राइवेट अलग से एग्जिस्ट करता है जो बहुत सारे बच्चों को केटर कर रहे हैं, लेकिन ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है ना, ख़ास तौर पर उन बच्चों
ये जो अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी इज एन इशू, वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है और कर रहा है। मसला असल में सिर्फ वहाँ आ जाता है जहाँ पर जो आपके पॉलिसी मेकिंग वाले लोग या डिसीजन मेकिंग वाले लोगों के पास ये कैपेसिटी ही नहीं है इन्विजन करने की, फिर उस पर पॉलिसी बनाने की, फिर उस पर एक डिलीवरी का मैकेनिज्म सेटअप करने की, जिसमें वो सिस्टमेटिकली ये जो लिटरेसी रेट का प्रॉब्लम है ना और एक्सेसिबिलिटी का प्रॉब्लम, इसको रिजॉल्व करने के लिए सिस्टमेटिकली फिर किस तरह से देखते हैं कि पब्लिक कहाँ पर रिसोर्सेज का मैक्सिमम बेनिफिट है, कहाँ पे पब्लिक प्राइवेट अगर हम साथ लेकर आएँ तो ये कॉम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से हम वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, हमारा इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। ये सोच और ये जो प्लानिंग है ना, ये एक मैंने मल्टीपल गवर्नमेंट्स के साथ काम किया हुआ है, फेडरल से लेकर प्रोविंशियल तक। देयर इज एब्सोल्युटली नो कैपेसिटी फॉर दैट काइंड ऑफ थिंकिंग। एक तो होता है ना कि टाइम नहीं है या कोई और पॉलिटिकल प्रेशर है, ये जो कैपेसिटी ही नहीं है। सो आई थिंक हमारे बहुत बड़े बड़े इस तरह के इश्यूज हैं और ये जो कैपेसिटी की आप बात कर रही हैं, सबसे ऐसे इश्यूज को एड्रेस करना इस वक्त की अहम जरूरत है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया। और जो बातें आप लोगों ने की, तालीम हर इंसान का, मैं हर पाकिस्तानी की बात नहीं कर रही, हर इंसान का बुनियादी हक है, लेकिन इसकी रियलाइजेशन आपको खुद होनी चाहिए कि आपने तालीम हासिल करनी है और उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। और तालीम एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि कौमों के मसाइल को हल कर सकती है। आपके बजाते खुद एक ज़ात अगर आप बात करें तो आपकी ज़िंदगी के हर मसले का हल है अगर आप तालीम हासिल करते हैं, जो आप पर दुनिया के दरवाजे खोल देती है। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट एशिया कप 2023, जिसके मैचेस तो शायकीन क्रिकेट पूरी दुनिया में देख ही रहे हैं, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान के मैच की स्पेसिफिकली बात की जाए तो कोई भी ऐसा मैच, बल्कि दुनिया में जो क्रिकेट के फेवरेट लवर्स हैं वो भी, और जो नहीं भी हैं, जिनको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, वो भी इंडिया पाकिस्तान का मैच ज़रूर देखते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जब शायकीन क्रिकेट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के मैच का इंतजार करते हैं और लास्ट मैच जो है जिस तरह से ख़त्म हुआ, यकीनन शायकीन क्रिकेट मायूस हुए हैं। अब आने वाला एक और मैच जो कि होगा 10 सितंबर को, उसके लिए वेदर कंडीशन क्या है? श्रीलंका में बहुत सारे वेन्यूज बैक टू बैक चेंज किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दम्बोला में शिफ्ट करने के बाद अब वेदर कंडीशन वहाँ पर क्या है? नजीबुल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नजीब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। कहिएगा कि अगर हम इसको बिजनेस पर्सपेक्टिव में चले देख लेते हैं, शायकीन क्रिकेट की हम बाद में बात कर लेंगे, कितना बड़ा नुकसान होता है तमाम सपोर्टर्स को, इन्वेस्टर्स को और बिजनेस को कि अगर आप एक मैच देख रहे हो और मैच इनकम्प्लीट हो, खासतौर पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो उस पर तो बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो एक नुकसान होता है। और उसके बाद इमोशनली जो ब्रेक डाउन है वो हम और देखते हैं कि शायकीन क्रिकेट जो है वो मायूस हो जाते हैं इस हवाले से कि मैच पूरा नहीं हो सका। तो आने वाले मैच के हवाले से अब वेदर कंडीशंस क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोलंबो में अभी भी बारिश है और मौसम जो है वो अभी कुछ ऐसा मैचेस के फेवर में नहीं है। ये तो जिद की वजह से जो है मैचेस जो हैं उनका कुछ हो नहीं पाया। जो आपने बात की कि मौसम की वजह से नुकसान, तो एक इनिंग ना होने की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। ऑल्दो मैचेस इंश्योर्ड होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी ब्रॉडकास्टर्स का ये नुकसान भरती है, बट स्टिल नुकसान तो होता है और फैंस का नुकसान अलग होता है। सबको इस चीज़ पे बड़ी परेशानी रहती है। आप टिकट्स लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है, आप होटल स्टे लेते हैं, आप वहाँ जाते हैं वेन्यू पे और बारिश जो है वो मैच पूरा नहीं होने देती, तो फन भी खराब होता है, इवेंट भी खराब होता है और फैंस भी डिसअपॉइंटेड होते हैं। अच्छा ठीक है नजीब, ये बताएं कि अगर हम बात करें ना BCCI की, तो आपको पता है कि श्रीलंकन बोर्ड ने एशिया कप से पहले जो लास्ट मैच हमारा ख़राब हुआ, अगले आने वाले मैच की तो हम बात कर ही रहे हैं, जो लास्ट मैच ख़राब हुआ उस पर कई दफ़ा ये ऑफर कराई थी कि अगर आप कहते हैं तो वेन्यू चेंज कर देते हैं, लेकिन पता नहीं इंडिया की हरदर्मी, क्योंकि देखिए एशिया कप होस्ट कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन मैच का नुकसान तो अल्टीमेटली दोनों ममालिक अगर साथ खेल रहे हैं तो सबको हो रहा है ना, सारे बिजनेस को हो रहा है। तो ये जो उनकी हरदर्मी है जिसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते, अब आके मेरे ख्याल से ये नुकसान जो हो रहा है उस पर आप क्या समझते हैं कि क्या फौरी तौर पर उनको करना चाहिए? देखिए, ये तो आपको पता है कि उन्होंने एक अपना माइंड बना लिया है। यहाँ क्रिकेट में अब माइट इज राइट चल रहा है, जिसकी ताकत है, जिसके बोर्ड के पास पैसा है, वो डिक्टेट कराता है टर्म्स, और दैट इज इंडिया। तो जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी तब तक तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आप देखिए, बड़ा एक टॉपिक निकला था बीच में कि हर एशिया कप में होस्ट नेशन का नाम लिखा होता है लोगों के नीचे, नेशन जर्सी तो पे। इस वक्त
तो जर्सी पे पाकिस्तान का नाम भी नहीं है, तो हम ये तक तो मनवा नहीं पाए, हम आगे क्या करेंगे? तो बेसिकली मेरा मशवरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह है कि हमें अपनी लॉबी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, हमें रीजन में दूसरे बोर्ड्स को अपने साथ मिला के चलना है, तभी कुछ हमारी बात सुनी जाएगी, कोई सुनवाई होगी। अदरवाइज तो बीसीसीआई इसी तरह अपनी मनमानी करता रहेगा। अब ये जो मैचेस हैं ये सभी को पता था कि एंड ऑफ अगस्त एंड स्टार्टिंग ऑफ सितंबर श्रीलंका में बहुत बारिशें होती हैं। अब देखें जो मैचेस लाहौर में हुए वो कितने मजेदार हुए, यस पिच कितनी सपोर्टिव थी, यस हाई स्कोरिंग गेम्स हुए, सबने एंजॉय किया, बैटिंग ट्रैक था, बॉलर्स को भी, फास्ट बॉलर्स को भी थोड़ी बहुत हेल्प मिल रही थी, तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग प्लेइंग इन लाहौर। बट अच्छा, ऑल तो एशिया कप में जितनी गेम्स अब तक हो चुकी हैं, इतने मैचेस अब तक हो चुके हैं, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रह रही है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि आने वाला 10 सितंबर का जो मैच है, हु इज गोइंग टू विन? मुझे तो अभी भी लगता है कि बारिश ही जीतेगी लेकिन अच्छा, आपको भी लगता है? इन ऑल सीरियसनेस अगर बात की जाए तो दिस इज फर्स्ट टाइम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला हो रहा है और पाकिस्तान हमको फेवरेट नजर आता है। यानी एंटरिंग इन द गेम और पाकिस्तान फेवरेट नजर आने के साथ साथ पूरी तैयारी के साथ भी है। नजीब, थैंक यू जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। और एक बात बिल्कुल ठीक है कि इस दफा हमारी टीम की जो तैयारी है, एंड वी गॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशन सो फार। तो हमारे पेसर्स, हमारे बॉलर्स जो हैं बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कहते हैं पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम गुड मॉर्निंग पब्लिक के जीत कर ही वापस आए, क्योंकि एशिया कप को होस्ट कर रहे हैं तो एशिया कप घर ही आना चाहिए। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।